नमस्कार दोस्तों, द पटना एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले सभी कक्षाओं एवं वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को निरंतर बिना किसी बाधा व्यवधान के जारी रखें। तो यह चैनल जो है आपका अभी जो आज की जो कक्षा है वह कक्षा आपके बिहार बोर्ड से संबंधित है, 12वीं कक्षा से संबंधित है और राजनीति विज्ञान विषय के पहले अध्याय से हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेके आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए कहता है 1945, ऑप्शन बी कहता है 1946, ऑप्शन सी कहता है 1947 और ऑप्शन डी कहता है 1948। तो हम सभी जानते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आप पढ़ चुके हैं 1946 को, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। किस योजना? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत ही एकदम बच्चा वाला सवाल है, हर कोई जानता होगा, हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तीसरा सवाल कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947, ठीक है। तो आप पढ़े हैं, इसमें दो तिथि आती है, आपको दी गई होगी है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला है 26 जनवरी 50 और दूसरा है 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान को हम लोग जो अपनाए थे वो कब अपनाए थे? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है उसके आखिरी पंक्ति में कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी हम अपने संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। यानी अंगीकृत करना मतलब क्या हुआ? अपनाना हुआ, ठीक है। आत्मार्पित करते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। बताना है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए है आपका 299, ऑप्शन बी है 389, ऑप्शन सी है 450 और ऑप्शन डी क्या है 375, ठीक है। तो इसका जवाब आपको सही हो जाएगा 299। देखिए इसमें दो जवाब आते हैं, एक है 389, दूसरा है 299। तो जब संविधान 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस वक्त कुल कितने सदस्य थे? तो 389। लेकिन जब 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात जो सदस्य बच गए थे वो कितने बचे थे? 299, ठीक है। कितने सदस्य थे? 299। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसका ड्राफ्ट, प्रारूप समिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। यानी इसका जो ड्राफ्ट था वो कौन तैयार किए थे? वो बाबा साहब अम्बेडकर ही इसका ड्राफ्ट तैयार किए थे, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संविधान का पिता। और संविधान में हम एक चीज़ जान लेते हैं कि संविधान सभा में कई सारी समितियों का गठन किया गया था ताकि संविधान सभा का संचालन सुचारू रूप से हो सके और संविधान हमारा बिना किसी व्यवधान के और बेहतर एक संविधान मिल सके। इसके लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें संचालन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में नियम समिति, संचालन समिति, कौन कौन सी समिति? नियम,
संचालन समिति गठित की गई थी और ये संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन से संविधान समिति? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी में दिख महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के ही सदस्य नहीं थे। कौन? महात्मा गांधी। पूछेगा एग्जाम में कि कौन से ऐसे सबसे महत्वपूर्ण नेता थे आज़ादी के जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है। चलिए छठे प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारत के किस राज्य को 1966 में विभाजित करके हरियाणा राज्य बनाया गया? ऑप्शन ए पंजाब है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी क्या है? मध्य प्रदेश। इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब जो है सो पंजाबी भाषा वालों का राज्य हुआ और हरियाणा जो था इसमें कौन सी भाषा बोलने वाले लोग थे? तो हिंदी। इसीलिए हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया पंजाब से अलग करके। कब? 1966 में। ठीक है। और चूंकि चंडीगढ़ को लेके दोनों के बीच में मतभेद था, मतभेद होने के कारण ही चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया और इस वजह से इसे क्या बना दिया गया? एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न जो आपको दिख रहा होगा वह है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? एकदम बहुत ही हल्का सवाल है, इसका जवाब आप आसानी से दीजिएगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आठवां सवाल है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 9 दिसंबर 1946। ठीक है, पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 और इस पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन करेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा भी जो थे ये भी बिहार के ही थे और जब दूसरी बार बैठक हुई थी कब? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इस दूसरी सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 के बाद से ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। और पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 15 अगस्त 1947 दिया तो आपको पता है इस दिन ही हमें आज़ादी मिली थी, यानी हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है? लागू होता है। इसीलिए हम इस दिन को कौन सा दिवस मनाते हैं? रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे। चलिए 9वां प्रश्न है आपका कि भारत का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन एक है आपको भारत छोड़ो सिद्धांत, ऑप्शन बी है एक राष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन सी है द्विराष्ट्र सिद्धांत और डी में है बहुराष्ट्र सिद्धांत। इसका क्या जवाब हो जाएगा? द्विराष्ट्र सिद्धांत। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। जिन्ना के द्वारा ही द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं, यानी हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र हो हिंदुस्तान हो और मुसलमानों के लिए इन्होंने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है। चलिए 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान का पहला संशोधन था? तो इसका जवाब ऑप्शन है आपको 1950, ऑप्शन बी में है 1951, सी है 1952 और डी है 1953। तो बताना है आपकी कौन सा संविधान संशोधन भारत का पहला संशोधन था? तो 1951। 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन किया जाता है और इसके तहत क्या जोड़ी जाती है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूचियां हैं?
12 अनुसूची है कुल हमारे संविधान में, ठीक है। 12 कितनी, 12। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पहले संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पहले संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में क्या जो किस विषय का उल्लेख किया गया है, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी क्या है 1956। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपको 1951 में शुरू की जाती है, ठीक है। एक ट्रिक याद रखिएगा, यो, वी और रा। यो मतलब योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब किया जाता है 1950 में। वी यानी वित्त आयोग कब, 1951 में। और रा माने राष्ट्रीय विकास परिषद, ये कब, 1952 में, ठीक है। तो भारत की जो पहली योजना थी वो कब की थी। तो भारत की जो पहली योजना थी वो 1951 में शुरू की गई थी और इसका काल क्या था 1951 से 56, ठीक है। 1951 से 56। और किस बात पर जोर दिया गया था, तो कृषि। नेहरू जी का कहना था सब कुछ इंतजार कर सकता है, कृषि इंतजार नहीं कर सकती। चलिए 12वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। बताना है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है आपका संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। बताना है इसमें कौन सा अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपको संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसे कब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। पहले यह एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। जिस वक्त संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में कितने मौलिक अधिकार थे, 7। कौन कौन से, सबसे पहला था समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा था संपत्ति का अधिकार और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो छठा संपत्ति का अधिकार था वो किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 31 में। इसको यहाँ से हटा के अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो ये 6 है। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न पूछता है आपसे कि भारत का कौन सा राज्य 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित हुआ। तो 1960 में किस राज्य का विभाजन करके दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया है। भारत के किस राज्य को विभाजित करके 1960 में दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। तो ये कौन से राज्य हो जाएंगे, बम्बई को विभाजित करके भारत में दो राज्य गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जबकि प्रतिभा पाटिल क्या हो जाएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया। चलिए 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर वाला का सवाल ये पूछता है आपसे कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था। तो बताना है, ऑप्शन ए है 1947, बी 1950, ऑप्शन सी 1953 और ऑप्शन डी क्या है 1956।
तो बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1900, जवाब हो जाएगा आपका 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली, क्या नाम था उनका? न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन थे, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। चलिए 16वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? बताना है भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है। ऑप्शन ए है आपका 18, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी क्या है 30। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त भी कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान में भी 22 भाग ही हैं। और अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में क्रम से अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन कई सारे संशोधन करके जैसे 51 क, 31 क, इस तरह से अगर गिनती की जाए तो अनुच्छेदों की संख्या 400 से ज़्यादा हो जाती है, 400 प्लस हो जाती है, ठीक है। और आज़ादी के समय जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संघीय राज्य घोषित करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 10। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो भारत को एक संघीय राज्य कौन घोषित करता है? अनुच्छेद 1। चलिए 18वां नंबर सवाल है आपका कि भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? तो देखिए पिछले प्रश्न में ही आपको आया था कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो उसका जवाब क्या था? 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान लागू होने की तिथि क्या हो जाएगी? 20 जनवरी 1950। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? रिपब्लिक डे। कौन सा डे? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है आपका कि भारत के छोटे और बड़े प्रदेश जिन पर शासकों या महाराजाओं का शासन था उन्हें कहा जाता था। ए है ऑप्शन अंग्रेजी रियासत, ऑप्शन बी मुगल रियासत, ऑप्शन सी देसी रियासत, ऑप्शन डी क्या है? सल्तनत रियासत। तो ऐसे भारत के छोटे बड़े प्रदेश थे जिन पे यहाँ के देसी राजा और या शासकों का शासन था। वैसे रियासतों को क्या कहते थे? तो देसी रियासत। चलिए ऑप्शन प्रश्न 20 नंबर हम लोग 20वें प्रश्न पर आ गए हैं, ठीक है। 20वां प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर पहली बार किस वर्ष में कदम उठाया गया था? तो यह वर्ष 1953, ठीक है। 1953 में पहली बार भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है ये? आंध्र प्रदेश राज्य है जो इसका गठन पहली बार भाषाई आधार पर किया गया था, ठीक है। चलिए 21वां नंबर सवाल है आपका कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जिसके नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध संबोधन किसने दिया था, यानी कि प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो बताना है आपको। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रसिद्ध भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण कौन दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ये भाषण आपको 14 अगस्त की मध्य रात्रि यानी जिस रात्रि में 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो रहा था उसी मध्य रात्रि यानी 12 बजे
यह प्रसिद्ध भाषण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज जब पूरी दुनिया मध्य रात्रि में सो रही है, भारत अपनी नई उम्मीद एवं उत्साह के साथ जागृत हो रहा है। यानी भारत की उन्होंने एक जो कल्पना की कि जो वर्षों की गुलामी से हम लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, भारत उस जंजीर को तोड़कर, उन बेड़ियों को तोड़कर नए उत्साह एवं उमंग के साथ आज स्वतंत्र हो रहा है। चलिए, 22वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुलिस कार्य द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? निम्नलिखित में से किस राज्य को, सॉरी यहाँ होना चाहिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को पुलिस कार्य द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? तो ऑप्शन ए है पांडिचेरी, ऑप्शन बी कारगिल, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी कश्मीर। तो हम पढ़ चुके हैं, जो गोवा था वो क्या था, पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था यहाँ पर समूचे भारत के, जहाँ अंग्रेज थे वहीं पांडिचेरी, गोवा में कौन था, पुर्तगाली थे, और पांडिचेरी में कौन हो जाएगा, ये आपको फ्रांस का कब्जा था पांडिचेरी में। बाद में इसे भी मुक्त करवाया जाता है। ठीक है, चलिए 23वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। 23वां नंबर प्रश्न पूछता है कि राष्ट्र शब्द जिसकी उत्पत्ति नेशियो शब्द से हुई है, निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है राष्ट्र शब्द जिसकी उत्पत्ति नेशियो शब्द से हुई है, किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है आपको यूनानी, ऑप्शन बी है इटालियन, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो राष्ट्र शब्द यानी कि इस अध्याय की शुरुआत में ही इसका उल्लेख किया गया है, और यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है आपकी परीक्षा में। तो बताना है राष्ट्र शब्द जिसकी उत्पत्ति नेशियो शब्द से हुई है, वह किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो ये आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए, हम लोग अब आखिरी में आ चुके हैं। 2 प्रश्न और है। पहला 24वां सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये पूछता है आपसे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी? जब इस अध्याय में इसका बहुत ही व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त देश की परिस्थितियाँ क्या थी। ठीक है, उसको आपको आप पढ़े हैं, इसका जवाब बहुत अच्छे से देना है। तो ऑप्शन ए है समायोजन और एकता की चुनौती, ऑप्शन बी है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, ऑप्शन सी है विकास और जन कल्याण की चुनौती, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हम सब इसका आंसर जानते हैं, अध्याय अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी इस अध्याय की शुरुआत में ही बताया गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी। एकता और समायोजन की चुनौती, यानी एकता बनाने की चुनौती थी, जो 565 देशी रियासत थे उनको एक सूत्र में बांधने की। ऑप्शन बी है, फिर दूसरा क्या था कि लोकतंत्र की स्थापना, यानी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में। ठीक है, जहाँ की साक्षरता दर बहुत ही कम थी, यहाँ आपको गरीबी और भूखमरी जैसी कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं भी विद्यमान थी। और तीसरी जो एक और प्रमुख चुनौती थी विकास और जन कल्याण की। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल अब आपके स्क्रीन पर है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब अंतिम सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही तेज़ी से हम लोग एकदम 25 मिनट से भी कम में पूरे सवालों को हल कर लिए हैं। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपको कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। क्या? नेताजी। गांधी जी तो महात्मा के नाम से जाने ही जाते हैं, इनको अर्धनग्न फ़कीर भी कहा गया। क्या? अर्धनग्न फ़कीर। किसको? गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर। ठीक है, चाचा जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम आज की इस 25 प्रश्न को 25 मिनट में हल कर लिए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। 12वीं कक्षा के बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या एनसीईआरटी आधारित जो भी दूसरी बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनमें इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करते रहें, कितने हल हुए कमेंट सही आपके हुए कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।